ड्यूरिंग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे बेटा। तो ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान। तो इसका यूज क्या होता है, यदि वाक्य में के दौरान का अर्थ हो, के दौरान का अर्थ हो तो उसमें अपन ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसको अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। तो एक एग्जांपल जैसे अपना है, आई वेंट टू माउंट आबू। मैं माउंट आबू गया, और ये समर वेकेशन एक टाइम ऑफ पीरियड दे रखा है, टाइम ऑफ पीरियड यानी समय अवधि दे रखी है। तो किसी समय अवधि के दौरान या उसके बीच में कोई कार्य करने का अर्थ हो या के दौरान करने का अर्थ हो, तो वहां पे बेटा ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इस वजह से इसमें हमने ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का यूज कर दिया। और इसके नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बिफोर प्रीपोजिशन। बिफोर मींस क्या होता है, पहले होता है, ठीक है ना। तो वैसे आप सभी को ध्यान में रहना चाहिए, अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। कौन सा टेंस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। 10th में भी पढ़े हैं, 10th से पहले भी आपने टेंस पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं। तो टेंसों के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उसमें पास्ट परफेक्ट, पास्ट का तीसरे नंबर का जो टेंस होता था उसमें 2 सेंटेंसेस होते थे, 2 सेंटेंस एक साथ होते थे। दोनों सेंटेंसेस या तो बिफोर से जुड़े हुए होते हैं या फिर आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं। तो एक चीज को अपन एक पॉइंट तो हमारा यही बन जाएगा इसका, है ना, क्या बन जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले के अर्थ में, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले के अर्थ में, पहले के अर्थ में बेटा बिफोर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एक तो इसका यही पॉइंट हो जाएगा। अब अपने एक एग्जांपल देखते हैं। माय मदर, माय मदर, माय मदर had washed my shirt, washed my shirt, S-H-I-R-T, shirt, balance, I reached the home, I reached home। ये सेंटेंस है बेटा, देखिएगा, सुनो। अब आप ये सोच रहे हो सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें पहले का अर्थ है, सर इसमें बाद का अर्थ भी तो हो सकता है। माय मदर मींस मेरी माताजी ने हैड वॉश, वॉश यानी होता है बेटा धोना, हैड वॉश यानी धो चुकी थी, माय यानी मेरा, शर्ट यानी कमीज, मेरी माताजी मेरा कमीज धो चुकी थी। मेरी माताजी क्या कर चुकी थी, मेरा कमीज धो चुकी थी। बैलेंस, आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से। तो कोई जरूरी है क्या मेरे घर पहुंचने से पहले का अर्थ निकल रहा हो, ये भी तो हो सकता है मेरे घर पहुंचने के बाद, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करें, समझ रहे हो ना, इसको कैसे ऑब्जर्व करें कि इसमें पहले का अर्थ है या बाद का अर्थ है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, पहचाने कैसे। तो यूं पहचानेंगे बेटा, देखिए आप, मैं आपको जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था और अब भी बता रहा हूं कि जो हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसका रिलेशन जो होता है वो यहां जो वर्ड भरा जाएगा उसके साथ में होता है। समझ रहे हो ना, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का रिलेशन किसके साथ में होता है, इस यहां पे जो ये भरा जाएगा ना प्रीपोजिशन, भाई बिफोर पढ़ रहे हो, आफ्टर पढ़ रहे हो, उसके साथ में इसका रिलेशन होता है। कैसे, जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि हमारा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाक्य में भरा हुआ हो, हमारे पास में सेंटेंस कितने, 2 है। एक तो है माय मदर हैड वॉश्ड माय शर्ट, एक सेंटेंस तो ये हो गया, और एक ये हो गया आई रीच्ड होम, ठीक है ना, 2 सेंटेंस है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमारा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, समझ रहे हो ना, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज बेटा यदि पहले वाक्य में हो रहा है
इसका मतलब आपको समझ जाना है, आपके सेंटेंस में पहले का आता है। देखो नाम से पता चल रहा है, यदि हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पहले वाक्य में हो रहा है, इसका मतलब तो वहां पे पहले बना जाएगा। पहले का मतलब पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिफोर बना जाएगा। क्या बोलते हैं, बिफोर। और यदि ये हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाक्य में नहीं हो, बाद वाले वाक्य में, यानी बाद में कौन सा वाक्य में लिखा हुआ है, इधर से किस भी आई रीच्ड होम, यदि ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद वाले वाक्य में दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें किसका अर्थ है, बाद का अर्थ है। और बाद का अर्थ बेटा जब होता है तो बाद में इंग्लिश में आफ्टर बोलते हैं, फिर यहाँ पे आफ्टर बनाया जाएगा। बोलो समझ आएंगे, है ना, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया कि माय मदर हैड वॉश्ड माय शर्ट बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी जो मॉम है, मेरी जो माताजी है, वो मेरा शर्ट, मेरा कमीज, शर्ट यानी कमीज जो है उसको धो चुकी थी। एक कंडीशन तो इसकी ये होती है। दूसरी एक कंडीशन में इसका और होता है ना, वो भी बेटा वो क्या होता है, पहले के अर्थ में। किसके अर्थ में, पहले के अर्थ में। ये भी पहले का अर्थ नहीं था, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले का अर्थ था। और ये पास्ट परफेक्ट की कोई जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में यदि कहीं भी पहले का अर्थ, किसका अर्थ हो, पहले का अर्थ हो, तो बेटा उस वाक्य में भी बिफोर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका भी अपन एक एग्जांपल देखेंगे, है ना, 9 comes बैलेंस 10, ये सेंटेंस है बेटा। 9 मीन्स नो, कम मीन्स आना, कम से यानी आता है, 10 यानी 10, 10 से पहले आता है या 10 के बाद आता है, पहले। 9 यानी नो पहले तो होता ना, तो के पहले का अर्थ हो तो बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तीसरी कंडीशन इसकी एक और होती है, वो होती है यदि आपके वाक्य में के सामने का अर्थ, किसका अर्थ हो, के सामने का अर्थ हो, तो भी बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, My shop is situated before SBI, यानी जो SBI बैंक है ना, SBI की फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाटाला, ठीक है, इस सिटी में है SBI बैंक। तो माई शॉप इज सिचुएटेड, माई शॉप यानी मेरी दुकान, इज सिचुएटेड यानी स्थित है बिफोर SBI बाटाला, मेरी जो दुकान है वो SBI बैंक बाटाला के सामने, ठीक है। ये हो गया हमारा बिफोर प्रीपोजिशन। इसके बाद में अपन जानेंगे बेटा आफ्टर प्रीपोजिशन के बारे में। इसके बारे में जानेंगे आफ्टर प्रीपोजिशन के बारे में। एक तो बेटा वो पहले वाली जो बिफोर में कंडीशन थी वही कंडीशन होगी, इसमें भी क्या कंडीशन हो जाएगी, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस